हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड, ऑल स्टूडेंट। हो चुका आगाज़ रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जो सही दिशा में मेहनत का पसीना बहाएगा, मैदान जीत कर ले जाएगा। मैं आशीष आपके अपने चैनल फिजिक्स बाय आशीष सर में दिल खोलकर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हम लोग गणितीय पोर्शन फिजिक्स का पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें मैथमेटिकल फिजिक्स के बारे में हम लोगों ने कल एक टॉपिक पर बात की थी, जिस टॉपिक का नाम था अवकलन अर्थात डिफरेंशिएशन। मुझे आशा है, विश्वास भी है कि डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले आप लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे, उन्हें नोट डाउन कर लिए होंगे और निश्चित ही उन्हें अपने दिमाग में फिट भी कर ही लेंगे आप जल्द ही। आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद लगाया हूँ। और इस बेहतर प्रयास में आपके साथ एक छोटा सा कदम फिजिक्स बाय आशीष सर के द्वारा किया जा रहा है। जिन बच्चों की क्वायरीज थी, सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में थोड़ा सा इशू आता है, कैलकुलेशन करने में दिक्कत आती है, फॉर्मूले कहाँ से कैसे आ जाते हैं, उन्हीं के लिए इस सेकंड लेक्चर आप लोगों के सामने लेके आ रहा हूँ, जिस टॉपिक का नाम है आज समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन। इसमें हम लोग ऐसे आप लोगों को शायद निश्चित ही देखने को मिले हुए कहीं ना कहीं फिजिक्स में, तो इसका अब डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आज आपके साथ सारे समाकलन के फॉर्मूले आपके सामने होंगे, जो बेसिकली यूज होते हैं, वो सारे फॉर्मूले मैं आपके सामने आज रखूँगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले समाकलन की। तो हमेशा याद रखना, जिस तरीके से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन की बात की थी, अवकलन की भी बात की थी, अवकलन में हमने एक नोटेशन देखा था d/dx। इसका मतलब क्या होता है कि हमें सर x के सापेक्ष अवकलन करना है किसी भी नंबर का, किसी भी फंक्शन का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमें ये वाला जो फॉर्मेट है वो याद रखना होता है। इस तरीके का फॉर्मेट कभी भी होगा तो इसका ये मतलब होता है कि हमें उसका अवकलन करना है x के रिस्पेक्ट में। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद अगर हम आपसे ये कहें कि अवकलन और समाकलन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अर्थात अगर आपने अवकलन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से फॉर्मूले को देखा है तो निश्चित ही समाकलन में आपको बिल्कुल भी परेशानी होने वाली नहीं है। बिल्कुल इसके अपोजिट आपको फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। देखते हैं पहला फॉर्मूला, आपको x की पावर n का अवकलन नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं, इसमें क्या समाकलन करना है। क्या करना है? ये वाला जो साइन है इस तरीके का, इसको बोलते हैं समाकलन का। अच्छा, थोड़ा सा और इससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी ऐसा साइन हो, ये वाला साइन इस तरीके से और dx लिखा हो, इसका ये मतलब होता है कि आपको x के सापेक्ष समाकलन करना है, मतलब इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर ऐसा कभी साइन देखने को मिले तो समझ जाना कि t के सापेक्ष आपको समाकलन करना है, अर्थात इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू t। अगर ऐसा साइन देखने को मिले कभी भी, इंटीग्रेशन डी थीटा, अर्थात आपको थीटा के सापेक्ष समाकलन करना है। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। अगर इतनी बात क्लियर है तो पहले फॉर्मूले पे हम चलते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n dx। ठीक है ना, मतलब x के सापेक्ष x की पावर n का आपको समाकलन करना है। तो उसमें जो फॉर्मूला निकल के आया था वो कुछ इस तरीके से आया था, जब आप लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था कि सर पावर होती है उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर में एक को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरीके से फॉर्मूला आएगा। क्या करना है? अब x में जो पावर लगी है उसके साथ एक ऐड कर देना है और अपॉन में एक पावर के साथ 1 ऐड कर देना है। आपको क्या करना है फिर से समझेंगे कि सर x की पावर n है तो जितनी पावर होती है उसमें एक ऐड कर देते हैं, अपॉन में जितनी पावर है उसमें भी एक ऐड कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं, देन इसका इंटीग्रेशन हो जाता है। अच्छा, इसके साथ एक हम लोग लगाते हैं कांस्टेंट c। इसके साथ हमेशा क्या लगाते हैं? जब भी किसी भी फंक्शन का आप इंटीग्रेशन करेंगे यानी कि समाकलन करेंगे तो आपको उसके साथ में एक कांस्टेंट लगाना होगा। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट c। ठीक है, इसी तरीके से आपका e की पावर x dx, अर्थात e की पावर x का आपको समाकलन करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसका जो फॉर्मूला आता है वो e की पावर x ही आता है। तो e की पावर x इसका हो गया समाकलन, साथ में एक कांस्टेंट c। इतनी बात क्लियर है? e की पावर x का डिफरेंशिएशन भी आया था e की पावर x, और उसका समाकलन भी e की पावर x ही आता है, साथ में एक कांस्टेंट c। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है a की पावर x। ठीक है ना, a की पावर x का जब हम लोगों ने डिफरेंशिएशन किया था तो उसमें आया था a की पावर x log a, आया था कि नहीं आया था? तो इसमें ऐसे लिखना है आपको a की पावर x log e
ए, इस तरीके से आपको लिखना है और साथ में कांस्टेंट एक सी लगा देना है। इतनी बातें क्लियर है? अगर इतनी बातें क्लियर हो तो आगे चलते हैं हम लोग 1/x dx पर। किस पर? 1/x dx। अगर आपको पता है कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, अगर आपको ये पता है कि 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है अर्थात अवकलन होता है, तो आपको समाकलन तुरंत आ जाएगा। इसका समाकलन क्या हो जाएगा आपका? log x। क्या होता है? log x, ठीक है ना। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ dx का जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका मान हमेशा आता है 1। कितना आता है? 1। साथ में इसमें भी कांस्टेंट और इसमें भी कांस्टेंट। इतनी बातें क्लियर है? cos x का आपका इंटीग्रेशन करना है आपको cos x का। तो अगर आपको ये पता है कि cos x किसका डिफरेंशिएशन है तो आप इसका इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। अर्थात आपको पता है cos x किसका डिफरेंशिएशन है? sin x का। तो cos x का जो आपका इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा आपका? sin x प्लस c। अगर sin x का आपको ये पता है कि sin x किसका डिफरेंशिएशन है अर्थात किसका अवकलन है, ये cos x का होता है, तो निश्चित है sin x का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा आपका? cos x आएगा। कितना आएगा? cos x। ये हो गया, माइनस साइन आता है वहां पे, इसलिए यहां पे माइनस साइन प्लस ये कांस्टेंट c। बात आती है कि सर sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन जब भी आप करेंगे तो पहले आपको ये देखना है कि ये किसका आपका डिफरेंशिएशन है। तो tan x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec स्क्वायर x। अर्थात इसका अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा आपका? tan x। क्या आने वाला है? tan x। तो यहाँ पर इसको आप tan x आसानी से लिख देना है प्लस c। इतनी बातें क्लियर है? नेक्स्ट आता है cosec स्क्वायर x। अगर आपको ये पता है कि ये किसका अवकलन है तो आप इसका समाकलन आसानी से निकाल सकते हैं। अर्थात इसका समाकलन क्या होने वाला है? cot x। क्या होने वाला है? cot x, वो भी माइनस साइन के साथ प्लस c। इतनी बातें क्लियर हो गई हो तो आगे बढ़ते हैं और चलते हैं 10वें फॉर्मूले पे। 10वां फॉर्मूला क्या कह रहा है? इंटीग्रेशन करना है आपको sec x इंटू टेन एक्स, वो भी रिस्पेक्ट टू t। sec x इंटू टेन एक्स किसका अवकलन होता है अगर ये पता है आपको तो देन आप इसका समाकलन आसानी से कर सकते हैं। अर्थात ये किसका अवकलन है? sec x का, तो इसको sec x लिख दो प्लस साथ में c। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। cosec x इंटू cot x dx, इसका आपको क्या करना है? समाकलन करना है। ये किसका अवकलन है? तो आप कहेंगे cosec x का अवकलन है सर ये, तो cosec x लिख दो प्लस c और माइनस साइन। होता है कि नहीं? ओके। ये वाला अगर गौर से देखोगे तो आपने साइन इनवर्स x का जब अवकलन करते थे तो आंसर क्या आता था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ये मतलब है 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर जब समाकलन करेंगे तो क्या आएगा आपके सामने? साइन इनवर्स x। तो इसका आंसर क्या हो गया? साइन इनवर्स x प्लस c, साथ में कांस्टेंट। हमेशा याद रखना समाकलन जब भी आप करेंगे तो साथ में कांस्टेंट आपको रखना है, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर देखो माइनस साइन होता था तो किसका? cos इनवर्स x का जब आप डिफरेंशिएशन करते थे अर्थात अवकलन करते थे तो क्या आता था? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका ये क्या हो जाएगा? अगर इसका समाकलन करेंगे आप तो क्या आ जाएगा? cos इनवर्स x प्लस c। आएगा कि नहीं आएगा? ओके। ऐसे ही अगर आप इसको देखो कि 1/x स्क्वायर किसका अवकलन है तो tan इनवर्स x का अगर जब आपने अवकलन किया था तो कितना आया था? 1/x स्क्वायर आया था कि नहीं आया था? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इसका मतलब है जब आप इसका समाकलन करेंगे तो आंसर क्या आने वाला है? tan इनवर्स x साथ में कांस्टेंट c। इतनी बात क्लियर है? इसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके सामने 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस साइन के साथ, तो ये किसका होता है? कॉट इनवर्स एक्स का। किसका होता है? कॉट इनवर्स एक्स का। तो ये किसका समाकलन हो गया आपका? कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी का। इसके बाद ये वाला आपको आसानी से दिख रहा होगा, ये किसका डिफरेंशिएशन है? ये सर है आपका किसका डिफरेंशिएशन है? ये आपका सेक इनवर्स एक्स का है कि नहीं है? तो इसमें आप लिख दो सर सेक इनवर्स एक्स का ये क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। इसका समाकलन क्या होगा? सेक इनवर्स एक्स और प्लस सी। लास्ट वाला ऑटोमेटिक आपको पता चल रहा है कि ये किसका डिफरेंशिएशन है? सर कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन है। तो इसका समाकलन क्या होगा? सर कोसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। बोलो इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? आसानी से आई थिंक सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद जो हम लोग एक
अगर आपको डिफरेंशिएशन, आपने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले लर्न कर लिए, अगर आपको डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से आपने फॉर्मूले को लर्न किया है प्रॉपर तरीके से, तो आपको इंटीग्रेशन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, उसका जस्ट अपोजिट आपको रख देना है, देन आपके सामने समाकलन की पूरी बातें हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये वाला आपके सामने देखने को मिलेगा आपको फिजिक्स में, कभी कभी न्यूमेरिकल में, इसको बोलते हैं निश्चित समाकलन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। क्या कहते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल। ये ज्यादातर आपको परेशान करेगा, तो आप परेशान बिल्कुल नहीं होना है। जब भी आपको, मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप क्या करते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स जब आप करते हैं, तो इसका जो आंसर आता था वो एफ डैश एक्स आता था कि नहीं आता था। तो अगर आप एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो एफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा, अर्थात इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो एफ एक्स बचेगा, ठीक है सर, एफ एक्स बच गया। अच्छा, जो निश्चित समाकलन होता है इसमें लगी रहती है दो, इंटीग्रेशन में यहाँ पे दो लिमिट लगी रहती है, जो नीचे लगी रहती है इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, जो ऊपर लगी रहती है इसको अपर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो सर नीचे लगी रहती है लिमिट इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर लगी रहती है इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है ना। अब इस लिमिट का आपको करना है यूज, ठीक है ना। क्या करना है? यूज। यहां पर आपके सामने एक फंक्शन होगा, उसका आपको करना है पहले, सबसे पहले समाकलन अर्थात इंटीग्रेशन। तो आपका पता है कि एफ डैश एक्स का जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा? एफ एक्स आएगा। अब जो आपकी लिमिट लगी है उसमें आपको लिमिट लगा देना है और इंटीग्रेशन का साइन हटा देना है, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, क्या आ गया? एफ एक्स। ऐसे ही जब भी कोई भी फलन आपके सामने होगा, कोई भी फंक्शन आपके सामने होगा, तो सबसे पहले उसका क्या करना है? आपको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन का साइन हटा देना है। उसके बाद जो लिमिट लगी होगी वो आपको लिमिट लगा देनी है, यहाँ पर लोअर लिमिट और यहाँ पर अपर लिमिट। अब इस लिमिट को कैसे लगाते हैं ये देखना है। आपको क्या करना है? सबसे पहले लोअर लिमिट को x की जगह पे पुट करना है, अर्थात कोई भी फंक्शन है उसमें आपको क्या करना है? अपर लिमिट को पहले पुट करना है, ठीक है ना। तो आपको अपर लिमिट क्या है, सॉरी अपर लिमिट क्या है इसमें? b। तो x की जगह पे पहले b रखेंगे, माइनस साइन लगाएंगे, फिर लगाएंगे आप लोअर लिमिट। क्या लगाएंगे? लोअर लिमिट। तो x की जगह पे फिर से a रख देंगे, तो यहाँ पे ये आपका आंसर आने वाला है। अच्छा, जब भी आपको डेफिनेट इंटीग्रल का कभी भी क्वेश्चन मिले, ठीक है ना, और उसमें आपको लिमिट लगानी हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए तो आपको दोनों लिमिट रख देनी है। दोनों लिमिट रखने के बाद आपको लगानी है लिमिट। तो लिमिट लगाने के लिए आपको क्या करना है? उस फंक्शन में x का फंक्शन हो तो x की जगह, t का फंक्शन हो तो t की जगह, थीटा का फंक्शन हो तो थीटा की जगह आपको पहले लगानी है अपर लिमिट, उसके साथ माइनस साइन लगाना है, फिर लगानी है आपको लोअर लिमिट। इतनी बातें क्लियर है? आई थिंक इतनी बातें आपको सारी क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो आपके सामने जल्दी ही लेके आऊँगा, उसका जिसमें आपका थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट और रह गए होंगे जो आपको इसमें रह गए हैं, जैसे इंटीग्रेशन में कुछ थोड़ा सा और रह गया है और आपका डिफरेंशिएशन में थोड़ा और रह गया, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देन हम लोग चलेंगे कहाँ पे? आपका घातांक पर चलेंगे, फिर हम लोग डेसिमल पर चलेंगे। इस तरीके से कैलकुलेशन को बहुत आसानी से हम लोग बनाएंगे। अच्छा, इसमें आपको जो भी डाउट है तो आप आके हमसे पूछ सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे हमें भेज सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे हमसे जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर भेज सकते हैं। किसी भी तरीके की अगर आपके साथ फिजिक्स में किसी भी तरीके की क्वेरीज है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपके साथ हमेशा हूँ। इस तरीके से आज का ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो उन बच्चों तक जरूर पहुँचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है। आप अगर इतना सा योगदान फिजिक्स बाय आशीष सर का करते हैं तो मुझे लगता है मुझे भी और मेहनत करने में अच्छा लगता है। जब आप लोग शेयर करते हैं चीज़ों को तो उत्साह आता है अंदर से कुछ अच्छा करने का और इससे बेटर करने का अंदर से उम्मीद होती है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, अपने देश का, अपने नगर, अपने मोहल्ले, अपने गांव कस्बे का नाम रोशन कीजिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए, छोटों से प्यार कीजिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।